नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हेडलाइन ब्यूरो में। आज तारीख है 7 जुलाई और दिन मंगलवार। अगले कुछ मिनटों में हम आपको देश और दुनिया की उन तमाम बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे जो कल से आज तक पूरे दिन सुर्खियों में रही और जिनका असर सीधे आपसे जुड़ा है। इसलिए इस बुलेटिन को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हर खबर आपके लिए बेहद अहम है। और आज एक ऐसा दिवस भी है जिसके बारे में जानकर आप अभी ऑर्डर कर लेंगे, मगर उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। पहले कुछ खबरें जान लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अहम विदेश दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय दौरे पर इंडोनेशिया के लिए रवाना हो चुके हैं। 6 से 8 जुलाई तक चलने वाले इस दौरे में वह राष्ट्रपति प्रसोवो सुबियांतो के नियंत्रण पर कई अहम बैठकों में हिस्सा लेंगे। इस दौरान भारत और इंडोनेशिया के बीच रणनीतिक साझेदारी, रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा और कई द्विपक्षीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी। लेकिन सबसे ज्यादा नजर जिस मुद्दे पर टिकी हुई है वह है ब्रह्मोस मिसाइल डील। उम्मीद जताई जा रही है कि इस दिशा में कोई बड़ा सकारात्मक कदम सामने आ सकता है। अगर ऐसा होता है तो यह सिर्फ रक्षा क्षेत्र ही नहीं बल्कि भारत और इंडोनेशिया के रिश्तों के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। माना जा रहा है कि यह दौरा दोनों देशों के संबंधों को नई मजबूती देगा और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की रणनीतिक भूमिका को और मजबूत करेगा। अब बात करते हैं पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर यानी पीओजे की। यहाँ पाकिस्तान सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। स्थानीय लोगों का आंदोलन अब पहले से ज्यादा तेज होता दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शन को रोकने के लिए पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने बल प्रयोग भी किया, लेकिन इसके बावजूद लोगों का विरोध थमता नजर नहीं आ रहा। यानी हालात ऐसे बन गए हैं कि पाकिस्तान सरकार के लिए यह आंदोलन बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। पूरे घटनाक्रम पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नजर बनी हुई है और यह मुद्दा लगातार चर्चा में है। अब बात करते हैं भारत और इजराइल से जुड़ी उस खबर की जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का भारत को लेकर दिया गया बयान इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि दुनिया में केवल अमेरिका ही इजराइल का समर्थन करता है। इस पर नेतन्याहू ने जवाब देते हुए कहा कि सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि 150 करोड़ की आबादी वाला भारत भी इजराइल के साथ खड़ा है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में बड़ी संख्या में लोग इजराइल के प्रति समर्थन का भाव रखते हैं। अब उनका यह बयान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है और अलग अलग स्तर पर इसकी व्याख्या भी की जा रही है। अब रुख करते हैं देश के सबसे महत्वाकांक्षी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की ओर। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना ने एक और बड़ा मील का पत्थर हासिल कर लिया है। पहली बार टनल बोरिंग मशीन यानी टीबीएम के जरिए सुरंग की खुदाई का काम शुरू कर दिया गया है। विक्रोली से शुरू हुई यह हाईटेक मशीन करीब 21 किलोमीटर लंबे अंडरग्राउंड सेक्शन की खुदाई करेगी। अधिकारियों का कहना है कि इस आधुनिक तकनीक से सुरंग निर्माण पहले के मुकाबले ज्यादा तेज, ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा सटीक तरीके से पूरा किया जा सकेगा। इससे देश की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना को भी नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। अब चलते हैं जम्मू कश्मीर, जहां तेज रफ्तार एक बार फिर हादसे की वजह बन गई। बारामूला श्रीनगर नेशनल हाईवे पर तेज गति से जा रही एक कार अचानक अनियंत्रित होकर सड़क के डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंच गए। फिलहाल दुर्घटना की वजह क्या रही इसकी जाँच की जा रही है। अगर आप भी वाहन चलाते हैं तो रफ्तार पर जरूर नियंत्रण रखें, क्योंकि कुछ मिनट जल्दी पहुँचने की जल्दबाजी कई बार जिंदगी भर का नुकसान बन जाती है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश से आई एक बड़ी खुशखबरी की। उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए योगी कैबिनेट ने 3 नए निजी विश्वविद्यालयों को मंजूरी दे दी है। ये विश्वविद्यालय कानपुर और गाजियाबाद में स्थापित किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि इससे छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों में जाने की जरूरत कम होगी। साथ ही नए प्रोफेशनल और तकनीकी कोर्स उपलब्ध होंगे और स्थानीय स्तर पर शिक्षा के साथ साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। यानी यह फैसला प्रदेश के हजारों छात्रों के भविष्य के लिए काफी अहम माना जा रहा है। अब बात करते हैं देश के हेल्थ सेक्टर की एक बड़ी उपलब्धि की। डिजिटल हेल्थ मिशन लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। सरकार के मुताबिक अब तक 93 करोड़ से ज्यादा आभा अकाउंट बनाए जा चुके हैं, जबकि 104 करोड़ से ज्यादा हेल्थ रिकॉर्ड इन अकाउंट से जोड़े जा चुके हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा मरीजों को मिलेगा। अब देश के किसी भी अस्पताल में इलाज के दौरान मेडिकल रिकॉर्ड डिजिटल तरीके से आसानी से उपलब्ध कराया जा सकेगा। इससे इलाज पहले के मुकाबले ज्यादा तेज, आसान और सुविधाजनक होने की उम्मीद है। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे किसानों के लिए राहत भरी खबर, ब्रिक्स की बड़ी बैठक, दिल्ली एमसीडी चुनाव, महिला सशक्तिकरण से जुड़ी अहम पहल और चुनावी अपडेट। इसलिए कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। अगर आप खेती किसानी से जुड़े हैं या आपके परिवार का कोई सदस्य खेती करता है तो यह खबर आपके लिए काफी अहम है। देश में खाद की उपलब्धता बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार लगातार निगरानी कर रही है। सरकार ने जानकारी दी है कि 15 जहाज जिनमें बड़ी मात्रा में उर्वरक यानी खाद लदा हुआ है, इस समय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करते हुए भारत की ओर बढ़ रहे हैं। सरकार का कहना है कि किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने के लिए पूरी सप्लाई चेन पर लगातार नजर रखी जा रही है और फिलहाल देश में खाद की किसी भी तरह की कमी की आशंका नहीं है।
अब बात करते हैं एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय बैठक की जिसकी मेजबानी पहली बार भारत करने जा रहा है। भारत पहली बार ब्रिक्स देशों की एंटी ड्रग एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक की मेजबानी करेगा। यह महत्वपूर्ण बैठक गुवाहाटी में आयोजित होगी, जिसमें सदस्य देशों के प्रतिनिधि नशे की तस्करी रोकने, खुफिया जानकारी साझा करने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा समय में बढ़ते ड्रग नेटवर्क को देखते हुए यह बैठक क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। अब बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की दिशा में भारत की एक बड़ी पहल की। भारत की अध्यक्षता में कोच्चि में ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक में सदस्य देशों की महिला प्रतिनिधि महिला सशक्तिकरण, महिला उद्यमिता, डिजिटल शिक्षा और आर्थिक भागीदारी बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेगी। सरकार का मानना है कि इस बैठक से महिला नेतृत्व को नई दिशा मिलेगी और सदस्य देशों के बीच सहयोग भी मजबूत होगा। अब एक और बड़ी उपलब्धि भारत के नाम, जिसमें भारत को एक और अहम अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी मिली है। स्विट्जरलैंड में होने वाले उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता इस बार भारत करेगा। इस बैठक में ऑनलाइन खरीदारी, डिजिटल बाजार, ई-कॉमर्स और उपभोक्ताओं के अधिकारों को मजबूत बनाने जैसे कई अहम विषयों पर चर्चा होगी। यह जिम्मेदारी इस बात का संकेत है कि वैश्विक स्तर पर भारत की भूमिका लगातार मजबूत होती जा रही है। अब बात चुनावी अपडेट की। चुनाव आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया है। इन सीटों पर 30 जुलाई को मतदान होगा। उम्मीदवार 13 जुलाई तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे, जबकि 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। इन तीनों सीटों के खाली होने की वजह भी अलग अलग है। बिहार के बांकीपुर सीट भाजपा नेता नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। गुजरात की मांजलपुर सीट विधायक योगेश भाई नारायणदास पटेल के निधन के कारण रिक्त हुई। वहीं मध्य प्रदेश की दतिया सीट विधायक राजेंद्र की सदस्यता रद्द होने के बाद खाली हुई। अब इन सीटों पर सभी राजनीतिक दलों की नजर टिकी हुई है। और अब पश्चिम बंगाल से भी चुनावी खबर आ रही है, जिसमें पश्चिम बंगाल की 3 राज्यसभा सीटों पर भी उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया है। निर्वाचन आयोग के मुताबिक 24 जुलाई को मतदान कराया जाएगा और उसी दिन मतगणना भी होगी। आयोग ने साफ कहा है कि तीनों सीटों के लिए चुनाव प्रक्रिया अलग अलग मानी जाएगी। अब राजनीतिक हलकों में इस बात को लेकर चर्चाएं तेज हैं कि आखिर इन सीटों पर कौन कौन उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। अब बात करते हैं देश के युवाओं से जुड़ी एक प्रेरणादायक खबर की। 17वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य छात्रों को लोकतंत्र, संसदीय परंपराओं और प्रभावी संवाद की बेहतर समझ देना है। देश भर के स्कूलों और कॉलेजों के हजारों छात्रों ने इसमें हिस्सा लिया और संसद की कार्यवाही को करीब से समझने का अवसर प्राप्त किया। यानी यह पहल युवाओं को लोकतांत्रिक व्यवस्था से जोड़ने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। अगर आप या आपके परिवार में कोई भी स्किन व्हाइटनिंग या ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करता है तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। महाराष्ट्र के नागपुर में प्रतिबंधित पाकिस्तानी गोरे ब्यूटी क्रीम बेचने का मामला सामने आया है। मामला तब गंभीर हो गया जब जांच में यह सामने आया कि इस क्रीम का इस्तेमाल करने वाली 18 महिलाओं को किडनी से जुड़ी गंभीर समस्याओं के कारण अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। जांच एजेंसियों के मुताबिक सभी महिलाओं में एक समान बात यह थी कि वे इसी स्किन व्हाइटनिंग क्रीम का इस्तेमाल कर रही थी। मुंबई पुलिस ने चेंबूर के एक दुकानदार के खिलाफ FIR दर्ज की है। वहीं महाराष्ट्र FDA की लैब जाँच में दावा किया गया कि इस क्रीम में मरकरी की मात्रा तय कानूनी सीमा से 755 गुना ज्यादा पाई गई। अब पुलिस पूरे सप्लाई नेटवर्क की जांच कर रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि यह प्रतिबंधित क्रीम बाजार तक आखिर पहुंची कैसे। अब चलते हैं झारखंड, जहां अवैध कोयला कारोबार पर सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। झारखंड में अवैध कोयला खनन और कोयला चोरी पर अब बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समीक्षा बैठक के दौरान CISF को जीरो कॉल लीकेज प्लान लागू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने खास तौर पर धनबाद समेत संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और अवैध खनन में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। सरकार का साफ संदेश है कि प्राकृतिक संसाधनों की चोरी अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर से आई एक बेहद सकारात्मक खबर की। जम्मू कश्मीर के बागवानों के लिए यह किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। पहली बार यहां उगाई गई प्रीमियम चेरी और प्लम की खेप संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE भेजी गई है। सरकार का कहना है कि इससे स्थानीय किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिलेगा, उनके फलों की बेहतर कीमत मिलेगी और कश्मीर के बागवानी उत्पादों की वैश्विक पहचान भी मजबूत होगी। यानी आने वाले समय में किसानों की आमदनी बढ़ने की भी उम्मीद जताई जा रही है। अब रुख करते हैं हिमाचल प्रदेश की ओर। मंडी जिले के सुंदरनगर में एक निजी बस सड़क हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में 16 यात्री घायल हुए हैं, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। प्रारंभिक जांच में हादसे की वजह सड़क पर फिसलन और चालक का वाहन से नियंत्रण खोना बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की विस्तृत जाँच कर रही है।
अब बात उत्तर प्रदेश से आई एक चौंकाने वाली खबर की। हमीरपुर में एक पुलिस सब इंस्पेक्टर पर ट्रक चालक से 20,000 रुपए चोरी करने का आरोप लगा है। आरोप यह भी है कि चेकिंग के दौरान चालक के साथ मारपीट की गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस विभाग ने तुरंत संज्ञान लिया। फिलहाल आरोपी दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया गया है और पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर को रक्षा क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि मिली है। यहाँ करीब 2,500 करोड़ रुपए की लागत से दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा निजी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अडानी डिफेंस के मिसाइल और एडवांस्ड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम की आधारशिला रखी। सरकार का कहना है कि इस परियोजना से 5,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा और यह आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी नई मजबूती देगा। रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भारत के लिए इसे एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अब बात करते हैं राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर की। राम मंदिर चंदा मामले को लेकर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार और राम मंदिर ट्रस्ट पर निशाना साधा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, अयोध्या तो झांकी है, अभी काशी मथुरा बाकी है। उद्धव ठाकरे ने इस बयान के जरिए कथित चंदा विवाद और ट्रस्ट के कामकाज पर सवाल उठाए हैं। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में एक नई बहस शुरू हो गई है और अलग अलग दल अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। अब जम्मू कश्मीर से जुड़ी एक बेहद गंभीर खबर। एक स्कूली किताब में आतंकी हाफिज सईद की कथित महिमा का मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। मामले में FIR दर्ज कर ली गई और 8 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। वहीं भाजपा ने इसे एकेडमिक जिहाद बताते हुए संबंधित किताब पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। फिलहाल पूरे मामले की जाँच जारी है। यह पता लगाया जा रहा है कि आखिर ऐसी सामग्री किताब तक कैसे पहुँची। अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली से जुड़ी एक बड़ी सुरक्षा खबर की। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली पंजाब में सक्रिय 2 अलग अलग नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। जांच एजेंसियों के मुताबिक ये नेटवर्क पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े बताए जा रहे हैं। कार्रवाई के दौरान 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि एक नेटवर्क आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ा था, जबकि दूसरा अवैध हथियारों की तस्करी कर रहा था। आरोपियों के कब्जे से कई पिस्टल और पेट्रोल बम भी बरामद किए गए हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ये लोग देश में आतंकी और आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे। अब बात करते हैं भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी की। नीरव मोदी को भारत लाने की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंचती दिखाई दे रही है। ब्रिटेन में उसने अपने प्रत्यर्पण को रोकने की आखिरी कानून कोशिश भी हार दी। जानकारी के मुताबिक अप्रैल 2026 में उसने यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स का दरवाजा भी खटखटाया था, लेकिन वहां भी उसे राहत नहीं मिली। इससे पहले ब्रिटेन की अदालतें उसकी सीधी अपीलें खारिज कर चुकी थीं। अब माना जा रहा है कि पंजाब नेशनल बैंक से हजारों करोड़ रुपए की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी नीरव मोदी की भारत वापसी का रास्ता लगभग साफ हो गया है। अब रुख करते हैं न्यायालय से जुड़ी एक अहम खबर की ओर। इलाहाबाद हाईकोर्ट में ताजमहल तेजो महालय विवाद को लेकर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता ने ताजमहल परिसर का सर्वे कराने की मांग की है। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI से जवाब मांगा है। हालांकि फिलहाल अदालत ने कोई अंतिम फैसला नहीं दिया है और अगली सुनवाई में दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जाएंगी। अब उत्तर प्रदेश से जुड़ी एक और खबर। मुजफ्फरनगर के जरौदा गांव में कथित धर्मांतरण की सूचना के बाद माहौल गर्म हो गया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। स्थिति को देखते हुए पुलिस भी मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया। प्रशासन का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब हरियाणा से एक चौंकाने वाला मामला। पलवल में LPG गैस चोरी का बड़ा मामला सामने आया है। आरोप है कि एक टैंकर चालक करीब 3400 किलो LPG गैस लेकर फरार हो गया। कंपनी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अब पुलिस आरोपी चालक की तलाश कर रही है और यह भी जांच कर रही है कि इस पूरे मामले में कोई और व्यक्ति शामिल था या नहीं। अब एक श्रद्धा से जुड़ी खबर। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित प्राचीन चिंतामणि गणेश मंदिर के गर्भगृह को करीब 35 किलो चांदी से सजाया गया है। मान्यता है कि यह मंदिर रामायण काल से जुड़ा हुआ है। नई सजावट के बाद मंदिर की भव्यता और बढ़ गई है, जिसके दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और अब मनोरंजन जगत से जुड़ी खबर। दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज एक बार फिर चर्चा में है। वर्षों की देरी के बाद यह फिल्म 3 जुलाई को G5 पर रिलीज हुई थी, लेकिन रिलीज के महज 2 दिन बाद इसे भारत में प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया। हालांकि फिल्म हटाने की वजह को लेकर अभी तो कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। ऐसे में सोशल मीडिया पर इसे लेकर लगातार चर्चा जारी है।
श्रीलंका की एक जेल में दो विरोधी गुटों के बीच हिंसक झड़प ने बड़ा दंगा का रूप ले लिया। इस घटना में 4 सुरक्षा कर्मियों समेत 25 कैदियों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक राजधानी कोलंबो के उत्तर में स्थित नेगोम्बो जेल में ड्रग माफियाओं के दो गुटों के बीच शुरू हुआ विवाद धीरे धीरे हिंसक संघर्ष में बदल गया। बताया जा रहा है कि पिछले 5 वर्षों में श्रीलंका की जेलों में यह सबसे घातक हिंसा मानी जा रही है। 22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम आतंकी हमले की जांच में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने बड़ा कदम उठाया है। एजेंसी ने जम्मू की एनआईए स्पेशल कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करते हुए पाकिस्तान में बैठे लश्कर-ए-तैयबा के सरगना और संस्थापक हाफिज सईद के खिलाफ गंभीर आरोप तय किए गए हैं। चार्जशीट के मुताबिक हाफिज सईद पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने, सीमा पार से साजिश रचने और प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा तथा उसके प्रॉक्सी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ के जरिए पहलगाम हमले की साजिश रचने के आरोप लगाए गए हैं। यह मामला भारत की आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में एक अहम कानूनी कदम माना जा रहा है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगर आप भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए राहत लेकर आई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि इस बार रथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 300 से अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। इन ट्रेनों से उड़ीसा और आसपास के राज्यों से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को यात्रा में आसानी होगी। रेलवे ने स्टेशनों पर अतिरिक्त सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और यात्रियों की सुविधाओं के भी विशेष इंतजाम किए हैं। अब बात मौसम की। अगर आप अगले कुछ दिनों में कहीं यात्रा करने की सोच रहे हैं तो पहले यह खबर जरूर सुन लीजिए। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में भारी से बेहद भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। कई इलाकों में बाढ़, जल भराव और भूस्खलन का खतरा भी जताया गया है। लोगों से अपील की गई है कि नदी नालों और संवेदनशील क्षेत्रों से दूर रहें और मौसम विभाग की सलाह का पालन करें। उधर मुंबई में लगातार बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हो गया है। अंधेरी सबवे पूरी तरह पानी में डूब गया, जिससे यातायात बाधित रहा। शहर के कई इलाकों में जल भराव के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खबरों में बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे बताएंगे युवाओं के लिए एयरफोर्स और न्यायिक सेवाओं में भर्ती की बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश से जुड़ा एक अहम फैसला। उत्तर प्रदेश सरकार ने शाहजहांपुर जिले की जलालाबाद तहसील का नाम बदलने का फैसला किया है। सोमवार को हुई योगी कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई। अब इस तहसील को भगवान परशुरामपुरी के नाम से जाना जाएगा। सरकार के फैसले के बाद नाम परिवर्तन से जुड़ी प्रशासनिक प्रक्रियाएं शुरू की जाएंगी। अब शिक्षा से जुड़ी अहम खबर। अगर आपने नीट यूजी 2026 की परीक्षा दी है और आपकी फीस रिफंड होनी है तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। नेशनल टेस्टिंग यानी एनटीए ने बैंक डिटेल अपडेट करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने अब तक सही बैंक जानकारी नहीं दी है वे तय समय के भीतर आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी जानकारी अपडेट कर सकते हैं, ताकि रिफंड मिलने में कोई परेशानी न हो। अब युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। भारतीय वायुसेना में शामिल होने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए अग्निवीर वायु रिक्रूटमेंट 2026 के आवेदन शुरू हो चुके हैं। योग्य उम्मीदवार निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन ऑनलाइन परीक्षा, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर किया जाएगा। उम्मीदवारों को आवेदन से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर योग्यता और अन्य जरूरी शर्तें जरूर देखनी चाहिए। और अब न्यायिक सेवा में करियर बनाने वालों के लिए अच्छी खबर है। दिल्ली हाई कोर्ट ने हायर जुडिशियल सर्विस के 27 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर होगा। सफल अभ्यर्थियों को आकर्षक वेतन के साथ न्यायिक सेवा में काम करने का अवसर मिलेगा। वहीं दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी जल्द पूरी होने वाली है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि करीब 10,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में है और अगले 1 से 2 महीने में इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का कहना है कि लंबे समय से खाली पड़े पद भरने से सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता और बेहतर होगी। अब बात करते हैं आगे एक दिलचस्प खबर की। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें जापान का एक परिवार अपने घर में श्रद्धा के साथ आरती और पूजा करता दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि जापान में कई स्थानीय लोग भारतीय संस्कृति और सनातन परंपराओं की ओर आकर्षित हो रहे हैं। यह वीडियो दुनिया भर में भारतीय संस्कृति के बढ़ते प्रभाव की चर्चा का विषय बना हुआ है। अब आपकी जेब से जुड़ी राहत की खबर है। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आज आपके लिए राहत की खबर है। सर्राफा बाजार में सोना करीब 832 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी लगभग 2046 रुपए प्रति किलो सस्ती हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कमजोरी और डॉलर में उतार चढ़ाव का असर घरेलू बाजार पर भी देखने को मिला है। अब अगली खबर पर्यटन से जुड़ी हुई है। कुल्लू, मंडी और चंडीगढ़ के बीच हेलीकॉप्टर सेवा दोबारा शुरू कर दी गई है। बारिश के मौसम में सड़क मार्ग प्रभावित होने की स्थिति में यह सेवा यात्रियों के लिए बड़ी राहत साबित होगी। इससे पर्यटन और स्थानीय कारोबार को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने पेड़ा पार्क में कई महान विभूतियों की प्रतिमाओं का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सनातन धर्म में भारत की आत्मा बसती है और राम का अर्थ राष्ट्र है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने वाराणसी में ESIC मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इससे पूर्वांचल के लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। अब राजधानी दिल्ली से एक और बड़ी खबर। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री के सरकारी आवास, जिसे विपक्ष शीश महल कहता है, उसे अब स्टेट गेस्ट हाउस में बदलने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार इस भवन का इस्तेमाल राज्य में आने वाले विशिष्ट मेहमानों और सरकारी कार्यक्रमों के लिए करना चाहती है। इस प्रस्ताव पर प्रशासनिक स्तर पर काम शुरू हो चुका है। POK में गूंजी राम प्रसाद बिस्मिल की कविता। दरअसल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK में पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल की मशहूर कविता सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है गाकर अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारियों ने स्थानीय लोगों के अधिकार बहाल करने और समस्याओं के जल्द समाधान की मांग करते हुए सरकार को अल्टीमेटम भी दे दिया है। अब आखिरी में एक खेल जगत से बड़ी न्यूज आ रही है। भारत के जिम्बाब्वे दौरे के लिए 3 मैचों की T20 सीरीज हेतु 15 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। टीम की कमान श्रेयस अय्यर को सौंपी गई है, जबकि तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। इस टीम में युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को मौका मिला है। वहीं तेज गेंदबाज अशोक वर्मा को पहली बार भारतीय टीम में शामिल किया गया है। दूसरी ओर विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को इस बार टीम में जगह नहीं मिली है। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 T20 मैचों की यह सीरीज 23 जुलाई से हरारे में शुरू होगी। अब सभी की नजर युवा खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेगी कि वे इस सुनहरे अवसर का कितना फायदा उठाते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर सबसे पहले पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।